हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। विद्यार्थियों, आज इस कक्षा में हम कक्षा 12 का टॉपिक पढ़ेंगे। आगे हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, समग्र मांग, समग्र पूर्ति और उससे संबंधित जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसकी धारणा। तो समग्र मांग, जैसा कि आप सभी समझ चुके हैं कि एक लेखा वर्ष में, एक वित्त वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग जो की जाती है, कुल टोटल सारा, ये मैंने कई बार शब्द यूज किए हैं, वो हमारी समग्र मांग है। और इसे हम एडी या एग्रीगेट डिमांड जो कहते हैं, इससे हम इसको नोट करते हैं। समग्र, पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की, पूरी समस्त अर्थव्यवस्था की, सबकी मांग। आज पढ़ेंगे हम इस समग्र मांग के घटक क्या क्या है, यानी कि एडी के अंदर क्या क्या होता है। वैसे हम इसको पढ़ भी चुके हैं थोड़ा सा, लेकिन आज इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे हम कि जो समग्र मांग है, एग्रीगेट डिमांड है, उसके क्या क्या भाग है, उसके क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या घटक है। तो एडी, जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं हम पहले ही, एडी के घटक हैं C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। समग्र मांग को हम मापते कैसे हैं, तो वो हम इनके रूपों में मापते हैं। अब C क्या है, I क्या है, G क्या है और x माइनस m क्या है, इसे हम डिटेल से पढ़ते हैं। C, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कंजप्शन, उपभोग। किसका उपभोग? तो सबसे पहले C को ही देखते हैं कि घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय। उपभोग वस्तुओं के ऊपर, वस्तुएं और सेवाएं जिनका हम प्रयोग करते हैं, उन उपभोग वस्तुओं के ऊपर जो राष्ट्रीय आय है उसका कितना भाग खर्च किया जाता है, उसे कहेंगे हम घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय। मान लिया कोई भी देश है, उस देश की जो भी राष्ट्रीय आय है, उस राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा उन वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर खर्च किया जाता है जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो बहुत बड़ा हिस्सा है राष्ट्रीय आय का। हम सभी को पता है कि एक आदमी की खुद की आय का भी बहुत बड़ा हिस्सा उसके सारे घर की वस्तु, जो भी जरूरत की वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, उनको खरीदने के लिए जाता है, तो वो उपभोग व्यय है। ऐसे ही अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था की जो कुल राष्ट्रीय आय है, उस राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा उपभोग वस्तुओं के ऊपर खर्च किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय, परिवार क्षेत्र का उपभोग व्यय। तो घरेलू परिवार क्षेत्र वो क्षेत्र है हमारे, जैसे जिसके अंदर हम लोग आ जाते हैं, गृहस्थ आ जाते हैं, परिवार क्षेत्र कह सकते हैं हम। तो घरेलू क्षेत्र के जो लोग हैं, जो अपनी स्वयं की उपभोग की वस्तुओं के ऊपर क्या खर्च करते हैं, इसके अंदर वो उपभोग नहीं आएगा कि हमने फैक्ट्री लगाने के लिए या हमने आगे और कुछ उत्पादन करने के लिए क्या खर्च किया। नहीं, हमने अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर कितना खर्च किया, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? वो उपभोग व्यय कहलाएगा, वो C कहलाएगा। तो जो C होती है, ये एक तरह से किसके ऊपर निर्भर करती है? ये हमारी इनकम पर निर्भर करती है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, C इज द फंक्शन ऑफ Y। Y के ऊपर डिपेंड करेगी। Y क्या है? Y है आय जितनी अधिक होगी, हमारी कंजप्शन, हमारे खर्चे उतने ही होंगे। तो पूरे घरेलू क्षेत्र की जो उपभोग व्यय है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? वो आय पर निर्भर करता है, वो आय का फंक्शन है। ये आय बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, आय घटेगी तो कंजप्शन भी घटेगा। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि C इज द फंक्शन ऑफ Y। Y के ऊपर डिपेंड करता है कि Y कितनी है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उपभोग व्यय क्या है। तो C का अर्थ है उपभोग, यानी कि घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय, यानी कि राष्ट्रीय आय का वो हिस्सा जो वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर खर्च किया जाता है, जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। दूसरी चीज है I यानी कि निवेश, इन्वेस्टमेंट। ये मैंने तीसरे नंबर पर लिखा है, निवेश। तो निवेश क्या है? आय का एक हिस्सा हमने क्या किया? उपभोग वस्तुओं के ऊपर, अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के ऊपर खर्च कर दिया। कुछ हिस्सा जो हमारा बच जाता है उसका हम आगे, कुछ पूंजीगत वस्तुएं हैं जैसे मशीनें वगैरह हैं, या हम कहते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर आय, राष्ट्रीय आय का वो हिस्सा, कुछ तो हमने उपभोग वस्तुओं पर खर्च कर दिया, कुछ आगे उद्योगों को बढ़ाने के लिए, मशीनरी को बढ़ाने के लिए, अन्य नई तकनीकों का करने के लिए। एक तरह से हम क्या कहेंगे कि अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीगत वस्तुओं की वृद्धि के लिए हम जो खर्च करते हैं उसे हम निवेश कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा कि नई नई मशीनों के ऊपर, नई नई तकनीकों के ऊपर, नए नए पूंजीगत पदार्थों के ऊपर कितना खर्च किया गया। तो समग्र मांग का दूसरा घटक हमारा निवेश।
निवेश हम कब करते हैं, ये जो निवेश जो होता है ये ब्याज की दर के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि हमारे पास खुद का नहीं है, हम कहीं से उठाकर करते हैं। तो ब्याज की दर अगर अधिक ऊंची होती है तो निवेश कम किया जाता है, ब्याज की दर अगर नीची होती है तो निवेश अधिक किया जाता है। तो हम कहते हैं कि समग्र मांग का जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण घटक है वो है निवेश। आय का एक बड़ा हिस्सा उपभोग पर खर्च किया जाता है और दूसरे नंबर का जो खर्च है वो जो बचता है उसे हम निवेश के ऊपर खर्च करते हैं। अब तीसरा कंपोनेंट जी यहाँ पर सरकार के लिए आया है, तो सरकारी उपभोग में ऊपर वाला क्या था, घरेलू यानी कि परिवार क्षेत्र का, गृहस्थ क्षेत्र का, यानी कि जैसे हम लोग हैं, हम जैसे लोगों का उपभोग के ऊपर किया गया खर्च। लेकिन ये उपभोग में कौन सा है, जो सरकार ने किया। तो सरकार भी खर्च करती है, उपभोग करती है। सरकार खर्च करती है, जैसे सरकार ने पार्क बना दिए, सरकार ने सड़कें बना दी, सरकार ने पानी के ऊपर, रोड के ऊपर हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो सरकार के भी उपभोग होते हैं। तो सरकार उनके ऊपर जो खर्च करेगी, न्यायपालिका को बनाए रखने के लिए या दूसरे देशों के आक्रमण से देश की बचाव के लिए, जो हथियार वगैरह खरीदने के लिए सरकार बहुत सारे खर्चे करती है। तो सरकार के द्वारा उन वस्तुओं के ऊपर जो खर्च किया गया वो क्या कहलाया, सरकारी उपभोग में। तो जो समग्र मांग है उस समग्र मांग के अंदर कुछ हिस्सा होता है घरेलू क्षेत्र ने वस्तुओं सेवाओं पर कितना खर्च किया वो, कुछ हिस्सा होता है सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर खर्च किया वो, और कुछ हिस्सा होता है निवेश का, जो हम पूंजीगत पदार्थों के ऊपर खर्च करते हैं। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी नहीं चौथे नंबर पर है हमारी ये चीज, ये है x माइनस एम, जिसे मैंने लिखा है नीवल या शुद्ध निर्यात। इसके अंदर ये दोनों चीजें आ गई, एक्स भी और एम भी। एक्स किसके लिए है, एक्स है हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए, निर्यातों के लिए, और जो हमारा एम है वो इंपोर्ट्स के लिए यानी कि आयात के लिए। आप सभी को पता है कि जब हम निर्यात करते हैं यानी कि दूसरे देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को बेचते हैं तो हमें आमदनी होती है, इसलिए निर्यात हमारे क्या है, प्लस है, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जब हम आयात करते हैं तो हमें आमदनी प्राप्त नहीं होती, बल्कि किसी दूसरे को आमदनी प्राप्त होती है और हमारे से पैसा जाता है, इसलिए आयात क्या है, नेगेटिव है, इंपोर्ट्स नेगेटिव होते हैं। एक्स माइनस एम क्या हुआ, नीवल या शुद्ध निर्यात। अगर हमारे निर्यात अधिक है, निर्यात ये हमारे अधिक है, आयात कम है, तो ये प्लस के आएंगे हमारे, तो वो हमारे शुद्ध निर्यात जो है वो हमारी आय को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हमारे आयात अधिक है और निर्यात कम है तो हमारी देनदारियां, हमने दिया ज्यादा, हमें प्राप्त कम हुआ, तो फिर ये माइनस के आएंगे हमारे, और जिससे हमारी क्या हो जाएगी, समग्र मांग घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो नीवल और शुद्ध निर्यात का अर्थ है निर्यातों और आयातों का अंतर। तो विद्यार्थियों, हमने ये चारों चीजें पढ़ी, विस्तार से पढ़ी। समग्र मांग के घटक होते क्या क्या हैं, घरेलू क्षेत्र ने उपभोग वस्तुओं के ऊपर कितना खर्च किया वो, सरकार ने उपभोग के ऊपर कितना खर्च किया वो, निवेश कितना किया गया, और शुद्ध निर्यात यानी कि निर्यातों और आयातों का अंतर। तो हमने समग्र मांग के बारे में विस्तार से पढ़ा, समग्र मांग होती क्या है, समग्र मांग का माप कैसे किया जाता है, और समग्र मांग, और जो हमने केंजियन जो वो पढ़ा हमने मांग कि वो किस प्रकार से जो आय होती है, और समग्र मांग जो होती है, आय शून्य भी हो सकती है लेकिन मांग सदैव बनी रहती है, शून्य के ऊपर भी बनी रहती है। आय जिस दर से बढ़ती है, समग्र मांग उससे कम दर से बढ़ती है। तो हमने ये सारी चीजें डायग्राम के थ्रू अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हमने समग्र मांग के घटकों के बारे में पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति क्या होती है? तो विद्यार्थियों, जैसे समग्र मांग एक लेखा वर्ष में सभी वस्तुओं सभी सेवाओं की जो मांग की गई है, जो कुल मांग है, टोटल जो है वो होती है, ठीक वैसे ही समग्र पूर्ति क्या होती है? समग्र पूर्ति होती है कि हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि समग्र पूर्ति का अर्थ है कि एक वर्ष के अंदर या एक निश्चित समय के अंदर सभी उत्पादकों के द्वारा जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन किया गया। पूर्ति का अर्थ है कि एक देश में एक वर्ष की या एक निश्चित सीमा, हम कोई भी निश्चित सीमा भी कह सकते हैं, उस निश्चित समय सीमा के अंदर कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया, वही तो पूर्ति होगी। पूर्ति, समग्र पूर्ति यानी कि पूरे देश के अंदर सभी वस्तुओं का सभी सेवाओं का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ, वो क्या कहलाएगा? हमारा समग्र पूर्ति। तो हम इसे राष्ट्रीय आय भी कह देते हैं, राष्ट्रीय उत्पादन भी हम इसको कहते हैं। पूर्ति का अर्थ अंतिम
वस्तुओं और सेवाओं में भी हम अंतिम वस्तु और सेवा को गिनते हैं, क्योंकि अगर हम अंतिम वस्तुओं को नहीं गिनेंगे तो फिर एक वस्तु की कई बार पुनरावृत्ति हो जाती है, उसकी कई बार गिनती हो जाती है, जो कि हमने राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि वाला चैप्टर था वहां पर पढ़ा भी था कि हम अंतिम को ही शामिल करेंगे, क्योंकि उसके अंदर सभी चीजें शामिल होती हैं। तो ये आज मैंने इसकी सिर्फ डेफिनेशन बताई है, इसे विस्तार से तालिका के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हम अपनी नेक्स्ट जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर पढ़ेंगे समग्र पूर्ति क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा समग्र मांग के क्या क्या घटक होते हैं और समग्र मांग क्या होती है, और इससे आगे हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।